नमस्कार, मैं नीलांश रंजन, आप देख रहे हैं सिर्फ सच। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं मनीष जी, जाने माने पत्रकार, संतोष कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड से, और सुनील पांडे जी, बहुत ही नामी गिरामी वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे जुड़े हुए हैं। और हम बात करते हैं सिर्फ सच, हमने नाम रखा है तो सिर्फ सच, यानी कि सच की हम बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बहुत जो नाटकीय ढंग से जो पप्पू यादव गिरफ्तारी हुई है, तो उस पर याद आ रहा है कि हरिश्चंद्र ने बहुत पहले कहा था अंधेर नगरी चौपट का, बहुत पहले उन्होंने कहा था। लेकिन आज भी वो कहावत जो उनका जो हरिश्चंद्र का जो है वो बिल्कुल सत्य जान पड़ रहा है, बिल्कुल सही जान पड़ रहा है, अक्षरशः वो सही जान पड़ रहा है। और बड़े ही नाटकीय अंदाज में, बड़े ही फिल्मी अंदाज में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। प्रोटोकॉल का उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, और फिर बाद में 32 साल पुराने केसेस को खोले गए। खैर, अभी हम उस पर भी आएंगे। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर जो है चौतरफा उसका विरोध हो रहा है, मुखालफत हो रही है। सिर्फ जनमानस में नहीं, जनप्रतिनिधियों में भी उसका जो है मुखालफत हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक साजिश के तहत साजिशन उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हम आना चाहेंगे संतोष कुशवाहा जी के पास, क्योंकि संतोष कुशवाहा जी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। तो संतोष कुशवाहा जी, ये बताइए कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है, जो जाप के जो सुप्रीमो हैं और सांसद कई कई टर्म रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई बड़े ही नाटकीय अंदाज में। पहले तो ये कहा गया कि उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, तो कोरोना प्रोटोकॉल में अगर उल्लंघन होता उसकी गिरफ्तारी होती, मैं तो नहीं जानता हूं कि कोई गिरफ्तारी भी होती है। और फिर उसके बाद जो है इसका मुखालफत ना हो, तो सरकार ने इसको लिपने पोतने की कोशिश करते हुए 32 साल पुराने रिकॉर्ड को खंगालते हुए निकाला। और उसमें भी सरकार की जो है बहुत किरकिरी हुई है। आप कहां तक इसे जायज मानते हैं, कहां तक मुनासिब मानते हैं, संतोष जी? देखिए, जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है जी और कोरोना प्रोटोकॉल का उन्होंने बार बार उल्लंघन कर रहे थे। पटना जी प्रशासन के कहने के बावजूद, मना जी करने के बावजूद, उन्होंने जी बार बार पटना में घूम घूम कर कोरोना प्रोटोकॉल जो है और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। और जी लॉकडाउन उल्लंघन के मामला जो है, जैसे एक आम नागरिक होकर सोचने का जरूरत है कि जैसे हम अगर नेता हैं तो हमें भी जी मन करता है कि पीएमसीएच जाकर, एनएमसीएच जाकर, चाहे पारस हॉस्पिटल जाकर, साई हॉस्पिटल जाकर मरीजों को देखने का। बहुत लोगों, बिहार से लोग आए इलाज कराने के लिए आए हैं, जिन्होंने फोन किया, जिस जी हमें भी मन करता है कि उनको जाके देखें, उनके दुख सुख में सहभागी बने। लेकिन सरकार ने जनता के भलाई के लिए, सरकार ने जनता के हित के लिए जी कोरोना लॉकडाउन लगाया। और जी लॉकडाउन का फायदा भी बिहार को हो रहा है। जी रिकवरी रेट बढ़ा है, संक्रमण जी रेट घटा है, तो इससे लॉकडाउन का फायदा भी हो रहा है। हर तो नेता कोई बिहार तफरी के लिए में, तो पटना संतोष में। जी पहले तब तक संतोष जी, मेरा ये कहना है कि कोई तफरी के लिए तो निकल नहीं रहे थे पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी निकल रहे थे जनसेवा के लिए, और काफी नहीं, कुछ उन्होंने काम किया जो रिकॉर्ड में है। अगर आप ये कह रहे हैं कि उल्लंघन हो रहा था बार बार कोरोना प्रोटोकॉल का, तो मुझे ये बताए तो इसके पहले तो बहुत सारे नेताओं पे मुकदमे हो जाने चाहिए थे। भारत के गृह मंत्री पे मुकदमा हो जाना चाहिए था, कई सेंट्रल मिनिस्टर्स पे मुकदमा, कई चीफ मिनिस्टर्स मुकदमे हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ? क्या देखिए चुनाव के वक्त में सर, तो हुआ। और अभी तो मद्रास हाईकोर्ट ने तो इस पर जो सख्त टिप्पणी की चुनाव आयोग पे कि आपने जो है कोरोना प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं किया, तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी उन लोगों की, बिना मास्क के घूम सर रहे थे। सर जी उस पर भी हम लोग आएंगे। उस पर हम कहना जी चाहते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल, कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मान लिया सर केंद्रीय मंत्री निकल रहे हैं, चाहे राज्य के कई मंत्री निकले, मुख्यमंत्री जी भी रोड पर निकले पटना के सड़कों पर। जी जी मुख्यमंत्री जी और जो राज्य के मंत्री हैं, उनका काम है, अगर मुकेश सहनी हो, चाहे मंगल पांडे हो, अपने प्रभार वाले जिला में जा रहे हो, तो प्रभार जिला में देखना उनका काम है। तो सरकारी आप बिना व्यवस्था को मास्क के तो नहीं छूती घूम नहीं। सकते हैं ना। आप बिना मास्क के सरकारी तो घूम नहीं सकते। वो नहीं, बिना बगैर मास्क के कौन मास्क घूम के, रहा है? तो अमित शाह की कई तस्वीरें हैं बिना मास्क के घूमते हुए, इवन प्रधानमंत्री की चुनाव के तस्वीर आई दौरान थी की बिना तस्वीर मास्क के है। घूमते हुए। और जी, वो रैलियां करते हुए, चुनाव जहां के लाखों लाखों की भीड़ थी। और वही तो मद्रास चुनाव के हाईकोर्ट ने कहा दौरान कि आपने चुनाव के प्रोटोकॉल को दौरान की मेंटेन नहीं तस्वीरें किया। हैं। जी जी जी, चुनाव के दौरान की तस्वीर है। उस पर जी सोशल मीडिया पर उनका बहुत भी विरोध भी हुआ था कि आप जी बिना मास्क के घूम रहे हैं, दूसरे को मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं। तो जी जो गलत करेगा उसका विरोध होता है। हाँ जो गलत, चाहे अमित शाह गलत करें, चाहे नीतीश कुमार गलत करें,
उसका तो कहां विरोध पुलिस होता है। सक्रिय हुई? मेरा ये कहने का क्या पुलिस जितने आनंद फानों में पप्पू यादव की गिरफ्तारी की सक्रिय हो गई, क्या उसके लिए सक्रिय हुई? कहां सक्रिय हुई? नहीं सक्रिय हुई। नहीं नहीं, ये देखे, जैसे मास्क पहन के नहीं घूमना तो चुनावी रैली में हाँ, है, उनका कोई काम, उनका अपना भी स्वास्थ्य का नहीं वो काम है, चिंता होना ठीक है वो चाहिए था। काम है, लेकिन आप जो है दूसरे कोरोना के चुनाव प्रोटोकॉल के को उल्लंघन नहीं कर सकते लेकिन हैं। जब खैर मैं आपके बिहार पास में, फिर आऊंगा। सुनील पांडे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी नीलांशु बिल्कुल जी, मिल रही है। जी नीलांशु जी, मैं मेरा मेरा एक सवाल है, मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब सुनील पांडे जी जी दें। मेरे जहन में एक और मन मस्तिष्क में एक सवाल घूम घूम रहा है। ये पप्पू यादव का जब से उनकी गिरफ्तारी हुई उस समय से, सुनील जी एक चीज बताइए, क्या ऐसा लगता है क्या कि पप्पू यादव का जो गिरफ्तारी हुआ है उसके पीछे कुछ बक्सर से कुछ कनेक्शन तो नहीं है? कि पप्पू यादव बक्सर जाने वाले थे कुछ ऐसा करके, कि बक्सर में जो लाशें मिल रही, लाशें तैर रही हैं, वो 40 लाशें, हालांकि वो 40 नहीं हो सकती, वो 4000 भी हो सकता है, तो उससे तो कहीं कनेक्शन तो नहीं है कि वो वहां जाते, वहां का लाइव करते, वहां वो विभिन्न कारण पूछते, उस पर हमला करते, इससे तो कहीं जुड़ा हुआ तो नहीं है ना इस टाइप से? मनीष जी सिर्फ और साथ ही ये बक्सर भी का सुनील मसला जी, नहीं है। सुनील जी, जी हाँ, सुनील जी, मेरा एक सवाल साथ में ये भी है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये फिल्मी अंदाज में जो गिरफ्तारी की है, क्या आप इससे सहमत हैं क्या? दोनों मुद्दों पर मैं आता हूँ। जी इसमें दो राय नहीं है। गांधी ने कहा, जो यदि संतोष जी की बातों को हम रखें, साधन जी और साध्य दोनों प्रॉपर होना चाहिए, दोनों पवित्र बिल्कुल होना चाहिए। जी इसमें पप्पू यादव गलत थे संतोष जी के हिसाब से। जी साधन गलत ठीक था, है, साध्य उनका सही था, ठीक है, मैं मानता हूं। ओके दूसरी जी बात कि सरकार जल्दीबाजी में यह कदम उठाई, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जी तीसरी बात, जो संतोष जी ने कहा कि बक्सर जाने की बात थी, क्या बक्सर नहीं, पप्पू मैंने किसी कहा, भी मैंने जी पूछा हाँ आपसे इस हाँ बारे में। हाँ हाँ, मनीष जी ने कहा कि बक्सर जा सकते थे क्या? तो मनीष जी, बक्सर ही नहीं, प्रदेश के किसी हिस्से में यदि कोई उथल पुथल होता या उथल पुथल पिछले 2-4 सालों से जो हो रहा था, जी तो जी उसमें पप्पू यादव वहां पहुंचते। जाहिर है बक्सर अभी सबसे ज्यादा गर्म मसाला वहां था, जिसको भुनाने में पप्पू पीछे नहीं रहते। जी लेकिन सवाल मेरा है कि पप्पू यादव कोई सत्ता का चेहरा नहीं थे, न विपक्ष का चेहरा बिल्कुल थे। क्यों लोकप्रिय हो रहे थे? क्योंकि वो जनता का चेहरा बन रहे थे। जी वो पटना की बाढ़, बाढ़ नहीं जल जमाव उसको कहें, जल जमाव से जिस समय जिस तरह से वो चर्चित हुए, वो लोगों के घर घर तक पहुंचे। जब आपके जी माननीय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी खुद अपनी जान निकलो चल बचाने में दिए, लगे हुए थे, हैं? हाँ आए उस और समय निकले तो पप्पू निकाला गया, चल दिए, चल दिए, पप्पू जी घर घर पहुंचे। लेकिन घर इसका घर पहुंचे, तो हाँ वो गरीब विरोधाभास के साथ आप पप्पू प्रकरण की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें कई राजनीतिक इसके व्याख्या हो सकते हैं, कई गैर राजनीतिक व्याख्या हो लेकिन सकती ये है। तो माना जा सकता है कि सरकार की नाकामियों को उन्होंने दिखाया, इसमें दो राय इसीलिए नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं आपने जो जल जमाव की चर्चा की, आपको याद होगा चमकी बुखार में भी सबसे पहले वही पहुंचे थे। जी जी और इधर बिल्कुल की बिल्कुल घटनाओं में जहां जहां कुछ भी होती थी, अभी वहां जो दारोगा की हत्या हुई थी, वहां भी सबसे पहले पप्पू यादव ही पहुंचे थे। तो बिल्कुल जहां भी बिल्कुल कुछ घटना घट रही थी, जो भी होता था, जनता के पास, आवाम के पास सबसे पहले पप्पू यादव ही पहुंचते थे। मोतिहारी तो में एक मुझे ये लगता नेपाली था, लड़की की हत्या हुई थी, जी जी मोतिहारी में, वहां भी जी वो पहुंचे। वहां भी मेरे वो कहने पहुंचे, का मतलब कि पप्पू का अतीत क्या है सब लोगों को मालूम ठीक है। है। अतीत क्या है? वो अतीत अलग को चीज धोने है, की उन्होंने वो अलग कोशिश मसला है। की, लेकिन जी वो अभी अलग मसला पब्लिक है। को राहत चाहिए। मैं लेकिन आपको अभी छोटा मुझे सा लगता है नमूना कि देता जिस हूं। तरह से जनमानस में आक्रोश हुआ उनकी गिरफ्तारी को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो जनमानस तक वो पहुंचे हैं। अब इसलिए चुनावी कि वो फायदा जनता की उनको चेहरा हुआ थे नहीं, ना, जी वो जनता का चेहरा थे, वो जनता का जनता का चेहरा है। चेहरा थे, बिल्कुल। तो बहुत ही फिल्मी अंदाज में किया गया। तो जी और मनीष जी मैं आप पे आना चाह रहा हूँ। जी मनीष जी, जी जी मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जहां तक अभी संतोष कुशवाहा जी जो कह रहे थे कि उन्होंने जो कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, तो मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन उन्होंने किया, ठीक है, अब मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोरोना का सारा के सारा जो उल्लंघन, सारी के सारी धज्जियां उड़ा दी राजीव प्रताप रूडी ने, जिनके यहाँ दिखलाया गया कि एम्बुलेंसेज रखे हुए हैं, पर्दे में ढक के रखे हुए, उसका पर्दाफाश किया पप्पू यादव जी ने। लेकिन राजीव प्रताप रूडी पे कोई भी एफआईआर, कोई भी मुकदमा नहीं, उस पर तो चूं तक नहीं कि भाजपा या जो है एनडीए सरकार ने, लेकिन इन पर प्राथमिकी भी दर्ज हो गई, इन पर मुकदमा हुआ, इन्हें जेल भेज दिया गया, पुराने मुकदमे खोले गए, लेकिन राजीव प्रताप रूडी पर नहीं।
क्या लगता है कि ये कहते हैं सुशासन है, ये कहते हैं कानून अपना काम करेगा, कहाँ सुशासन कहाँ कानून? मनीष जी। लासू जी, मेरी नजर तो बहुत दूर नहीं जा रही है। मेरी नजर न जी। राजीव प्रताप रूडी पे जा रही है, न मेरी नजर 32 साल पुराने अपहरण कांड पे जा रही है। मेरा नजर सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन मेरा जा रहा है वो बक्सर से। वो मेरा बक्सर पे मेरा नजर जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बक्सर से टाई अप तो नहीं है इस मुद्दे का, पप्पू यादव के गिरफ्तारी का। क्योंकि बक्सर एक छोटा मोटा कांड नहीं है, 40 लोगों का लाश वहां पे बह के आया। कहीं वो बक्सर तो नहीं जा रहे थे। मेरी नजर वो राजीव प्रताप रूडी पे नहीं है। बक्सर भी वो जाने वाले थे, जो खबर है कि बक्सर भी जाने वाले थे। और ये नेशनल मुद्दा बनने वाला था, क्योंकि पप्पू यादव जहां जाते हैं वहां पे वो धमाका होता है। वहां पे उनका टीम रहता है, मैं आईटी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आईटी टीम का बात करता हूँ। आईटी सेल्स रहते हैं, वो जाते हैं, वो धमाका होता है और वो धमाकेदार ही खबर है। इस पे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्या वो 40 लाश थी, क्या 400 लाश थी, या 4000 लाश थी? ये लाश कहाँ से आ रहा था? इस खबर पे किसी की नजर नहीं जा रही है। मुझे राजीव प्रताप रूडी एक छोटा सा मुद्दा लग रहा है, वो बहुत बड़ा इशू मुझे नहीं लग रहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे वो इशू हो सकता है, या 32 साल पुराना। जबकि आज आपने दैनिक जागरण में भी मैंने चर्चा की थी का मामला है, और जांच में जो भी हम सरकारी पार्टी है, ये सरकारी पार्टी होने के नाते जांच में जो भी दोषी हो, चाहे राजीव प्रताप रूडी दोषी हो, चाहे वहां के मेडिकल ऑफिसर या डीएम दोषी हो, उन पर एफआईआर होना किसी चाहिए। नेता ने बयान नहीं दिया, पहले भी लिखा है, आज भी बल्कि राजीव प्रताप रूडी के देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ये, जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि सरकार का क्या पक्ष हो, प्रशासन क्या पक्ष हो, राजनीतिक सूचिता कहाँ गायब हो गई। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा दिलचस्प है, जो बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है कि आरजेडी क्यों यू टर्न ले लिया। जबकि आपको याद होगा, जब पप्पू यादव जा रहे थे और लास्ट पीसी जब उन्होंने किया, तो उसी मंच से उन्होंने आह्वान किया तेजस्वी को कि जो काम मैं छोड़ के जा रहा हूं उस काम को शुरू आपको करना चाहिए जी। और उसके पहले तेज प्रताप ने ट्वीट भी किया, लेकिन अचानक ट्वीट समाप्त हो जाना और चंद्रशेखर जी का कल पीसी करना। ध्यान रहे, चंद्रशेखर जी इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उस इलाके में, बिल्कुल मधेपुरा से आते हैं जी। दोनों सामान्य जाति से आते हैं, दोनों का कैडर एक है, जातीय कैडर, इसलिए तो सामने लाया गया। और सबसे पढ़ा लिखा चेहरा अभी आरजेडी में यदि कहें तो चंद्रशेखर जी का है। चंद्रशेखर जी, हाँ, इस पूरी पृष्ठभूमि को समझना होगा तो 80 के दशक में जाने की जरूरत है। ये बात 1988 में है, जब कर्पूरी ठाकुर का देहावसान हो जाता है। देहावसान में भी बड़ी भूमिका रही है, वो नीतीश जी हो या लालू जी हो या सुशील मोदी हो। ये नया तुर्क जो पैदा ले रहा था, वो दबाव में इन लोगों के कारण कर्पूरी जी थे, उस पर बाद में चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन 88 में जब कर्पूरी ठाकुर की मौत हो जाती है तो विपक्ष नेता का चुनाव होना था, और उस समय सबसे कद्दावर नेता मुंशी लाल यादव और ये अनूप लाल यादव थे। लालू कुछ श्रृंखल स्वभाव के शुरू से हैं, वो लगे कि अब विपक्षी दल का नेता का पद मुझे मिलना चाहिए जी। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पप्पू यादव का रहा। वो 22-23 साल का नौजवान मधेपुरा और पूर्णिया में तहलका मचा चुका था उस समय। वो पटना आता है, पटना में इनके लिए लॉबिंग करता है। और ये जानना आप लोगों के दिलचस्प होगा कि सबसे पहली आपराधिक घटना जिसमें पप्पू यादव का नाम आया था, उस समय स्पीकर हुआ करते थे शिवचंद्र झा, उनके अपहरण और हत्या का आरोप इन पे लगा था जी। 88 में लालू इनकी मदद लेते हैं, लेकिन 90 का जब चुनाव होता है और पप्पू यादव जब 25 वर्ष के हो जाते हैं तो विधानसभा का टिकट मांगते हैं, लेकिन लालू मुकर गए और 90 के चुनाव में और ये इंडिपेंडेंट लड़ गए सिंहेश्वर से, और 20,000 मतों से जीता और जीते, और फिर 91 में लोकसभा में पहुंच गए। लेकिन वही एक बीच का कड़ी है कि सरकार बनाने में पप्पू फिर इनकी मदद किए। हाँ, तो आपको याद होगा सुनील, जब आपने ये प्रकरण को छेड़ा है तो आपको याद होगा कि एक बार वो पप्पू यादव जो आ रहे थे मधेपुरा या पूर्णिया से आ रहे थे, तो बेगूसराय पुलिस ने इनको घेर लिया था जी।
और उसमें फिर बताया जाता है कि लालू यादव के इंटरफ्रेंस के बाद ही ये बच के वहां से निकले थे, कि लालू यादव को उस समय पॉलिटिकल पैट्रोनेज, ये मतलब पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना कहें, लेकिन हाँ एक मदद कर रहे थे पप्पू यादव जी। लेकिन पप्पू यादव और इन लोगों का अजीब का खेल है, मदद लेते हैं फिर अलग हटते हैं। ये माने ये लड़ाई चलते रही 91 के लोकसभा चुनाव तक। जब पूर्णिया का लोकसभा चुनाव हुआ तो फिर लालू के पास पहुंचे कि लोकसभा का टिकट जाइए, नहीं मिला। फिर ये निर्दलीय लड़ते हैं और वो चूंकि बहुत मुश्किल का दौर था वो, और वो चुनाव कैंसिल हुआ, 4 साल तक कोर्ट का निर्णय हुआ, फिर पप्पू यादव जीते हैं। 95 में फिर लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े। लेकिन ये उसी प्रकरण में आपको उसी दृष्टिकोण में ये कल की या परसों की घटना देखनी होगी, क्योंकि आरजेडी कभी नहीं चाहता है कि पप्पू यादवों का नेता बने। वही मैं कह रहा था कि राजनीतिक जमीन जो इन्होंने, देखिए राजनीतिक जमीन जो इन्होंने बनाने जो शुरू की है, और जिस तरह से ये आवाम में जनमानस पे ये आते जा रहे हैं और इनका सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जमीन को बनते हुए, पप्पू यादव की राजनीतिक जमीन को बनते हुए आरजेडी ने महसूस किया, और इसीलिए लगता है कि यू टर्न लिया, और चंद्रशेखर का आना और उनका पीसी करना। हाँ, तो मुझे लगता है कि यू टर्न जो है उसी युवराज तेजस्वी को बचाना ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। और तेजस्वी के कारण अलग भी हुए थे पप्पू यादव, तेजस्वी के कारण ही अलग हुए थे। थोड़ा सा हम संतोष जी को जोड़ना चाहेंगे, एक सवाल है संतोष जी से मेरा। संतोष जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरा एक मानना है कि राज्य चलाना और देश चलाना में अंतर है? राज्य चलाना और देश चलाना में अंतर है। बहुत सारे अर्थव्यवस्था के सवाल होते हैं, जुड़ते हैं उससे। उसी तरह 10 लोगों की मदद कर देना, ऑक्सीजन पहुंचा देना, किसी को आईसीयू में एडमिट करा देना, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करा देना, और राज्य चलाना एज ए सीएम बनकर, उसमें अंतर है, ऐसा नहीं लगता है आपको? मैनेजमेंट का देखिए, मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है, और जो मैनेजमेंट में सफल हुआ, जो नेता मैनेजमेंट में सफल हो गए, जो मुख्यमंत्री मैनेजमेंट में सफल हो गए, वह सफल मुख्यमंत्री हुए, चाहे सफल प्रधानमंत्री हुए। तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जिस तरह का मैनेजमेंट, जैसे मदद करना, आप भी मनीष जी भी 4-5 लोग को मदद किए होंगे। अब इस कोरोना काल में 5 लोग 10 लोग को मदद किए होंगे। हम भी 10-20 आदमी को मदद किए होंगे। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा या किसी को बेड नहीं मिल रहा होगा, तो उसको कहीं ना कहीं फोन करके, कोई हॉस्पिटल में फोन करके उसको मदद किए होंगे। मदद करना और राज्य चलाना और देश चलाना में बहुत अंतर है। पप्पू यादव जो मदद कर रहे थे पटना के, तो मतलब 100 मरीज अगर आ रहे हैं तो एक मरीज को मदद कर रहे थे। मास लेवल पर तो राज्य से सरकार ही मदद चला रही है, राज्य सरकार ही काम कर रही है मास लेवल पर। तो इसमें एक का दुक्का मदद करना और राज्य चलाना में बहुत अंतर होता है। संतोष जी, किस बात में मैं आना चाहूंगा सुनील पांडे जी के पास। सुनील पांडे जी, जैसा कि अभी संतोष कुशवाहा जी कह रहे थे कि कुछ लोगों को मदद करना और सरकार चलाना। सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो? हाँ, ठीक है। हाँ सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपका? हाँ जी। संतोष कुशवाहा जी अभी कह रहे थे कि कुछ लोगों को मदद कर और राज्य चलाना या सरकार चलाना है एक डिफरेंट फिनोमेना होता है। तो मैं उसी पे आना चाह रहा हूं कि पप्पू यादव ने जो सरकार की नाकामियों को, जो सरकार की असफलताओं को दिखाया है, तो आपको क्या लगता है कि ये पूरा, मैं उसके पीछे के परिदृश्य में मैं जानना चाहूंगा कि सरकार जिस तरह से विफल हो गई, सरकार जिस तरह से असफल हो गई है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक, इसकी और इससे जो लगातार जो न थमने वाली जो मौतें हैं, जो सिलसिला चल रहा है, लगातार लोग मर रहे हैं, इन मौतों के लिए जिम्मेदारी किनके ऊपर जानी चाहिए? किनको जिम्मेदार ठहराया जाए? जो परिदृश्य है अभी हिंदुस्तान का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे बोलना है जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, इसमें दो राय नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी बनना और आज का हकीकत, ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। जी, मोदी जी की एक आवाज पर पूरे राष्ट्र का खड़ा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। वो आज व्यक्ति मौन है, तो ये अपने आप में असफल होने का बहुत बड़ा संकेत है। जी, लेकिन दूसरी बात आप देखेंगे कि हम लोग जिस घर में रहते हैं, मान लीजिए हम लोगों के घर का बजट 5 परिवार के सदस्यों का है, तो हम मैनेज कर सकते हैं 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का। लेकिन अचानक 100 लोगों की जरूरत हो जाएगी तो ये मुश्किल आ जाता है। इस संदर्भ को भी समझने की जरूरत है।
आज की खबर है कि IGIMS में ऑक्सीजन बेड खाली है, 50-55 कल खाली रह गया था, और आज से 10 दिन पहले देखिए तो उसी सिलेंडर के लिए कई सैकड़ों लोगों की जान गई, अपना पटना में गया है। ठीक है, तो इस स्थिति को बनने में तो समय लगेगा, और आज आप उसी सरकार को भी इस चीज का श्रेय देना होगा कि उसने चीजों को संभाला है, पूरे विदेशों की मदद से, और तमाम रिसोर्स जो डाइवर्ट करके कमर्शियल इंटरेस्ट को छोड़ते हुए मेडिकल इंटरेस्ट की ओर, पब्लिक इंटरेस्ट की ओर हम लोग जो डाइवर्ट होकर ऑक्सीजन में जो हम अभी सक्षम हो पाए हैं, बल्कि ओवरफ्लो अब हो रहा है। दिल्ली सरकार का अभी आया है बयान कि अब उसके पास ओवर ऑक्सीजन की स्थिति। लेकिन ये स्थिति तब आई, सुनील जी आपने कहा ये स्थिति तब आई है कि जब सरकार की चारों तरफ आलोचनाएं होने लगी और जब मामला बिल्कुल फिसल चुका था सरकार के हाथों से। और आप देखेंगे कि लगा जो कितनी जो आप सरकार के दावे थे कि ऑक्सीजन है, दवाइयां हैं, डॉक्टर्स हैं, बेड हैं, और आपको क्या कहते हैं वो वेंटिलेटर है वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत ये है, अब परिदृश्य भले ही कुछ बदला हो, हकीकत ये है कि उस समय ये स्थितियां बिल्कुल जो है वो सरकार के हाथ से निकल चुकी थी, बहुत कंट्रोल हो चुकी थी। और यहाँ की मीडिया भले ही ना दिखा रही थी, लेकिन आप देख लीजिए लैंसेट की रिपोर्ट को, आप देख लीजिए, आप टाइम की रिपोर्ट को देख लीजिए, आप गार्डियन की रिपोर्ट को देख लीजिए, उन्होंने सारे जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, सबने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल ठहराया है कि जिस समय आपको कोरोना पे ध्यान देना चाहिए था, आपका ध्यान था चुनाव प्रबंधन पे। बिल्कुल 52-53 MP की रिपोर्ट भी आई थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने कि ये सेकंड वेव आने जा रहा है, तो आपको ये तैयारियां करनी होगी, आपको ऑक्सीजन की कमी होगी वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो अब मैं मानता हूं कि ये सरकार का ये फेलियर था। आप देखें, आप यही परिदृश्य था हमारे हिंदुस्तान का, ये परिदृश्य था 10 दिन पहले का ना, कि डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट में दौड़ रहे थे, हाई कोर्ट पर दौड़ रहे थे कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल छोड़ के वो दौड़ रहे थे वहां। हालत ये है कि कोवैक्सीन अब 2 दिन के लिए बचा है, कोविशील्ड अब 3 दिन के लिए बचा है, 2 दिन के लिए बचा है। स्थितियां बहुत ही खराब थी। उसमें सरकार के दावे जरूर बहुत अच्छे थे, लेकिन दावों से विपरीत हम देख रहे थे। अब आप देख लीजिए श्मशान घाट, आज एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि स्मशान घाट में भी अब पैरवी हो रही कि मुझे पहले मेरे लाश, मतलब मेरे परिजन जो मरे हैं उनके लाश को पहले जलाया जाए। अब ये स्थितियां आ गई हैं, स्मशान घाट में भी पैरवी हुई, तो हद है। लगातार चिताएं जल रही हैं, मरघट में बदल गया हिंदुस्तान, स्मशान घाट में बदल गया है पूरा देश हमारा जो है। मैं ये कह रहा था सुनील पांडे। मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। संतोष जी से एक सवाल पूछना है, संतोष जी से। सुनील पांडे जी को बोल लेती। हाँ, सुनील पांडे जी पूरा कर लें। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैंने कहा आपको कि यदि नरेंद्र मोदी जी इसके आवाज को पूरे राष्ट्र के लोग खड़े हो जाते थे, आज पिछले 15 दिन से मौन है, ये सबसे बड़ी हार का संकेत है, और इस हार को वो स्वीकार कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और इस घाव को भरने में उनको बरसों लग जाएगा, मुझे मालूम है लग जाएंगे लड़ने में 3 साल इनके पास समय है, क्योंकि जिस तरह से डाटा को छिपाया जा रहा है। आप एक घाट पे आप चले जाइए, टिवेशन ग्राउंड पे, एक घाट पे, तो आप देखेंगे कि दिन भर में 150 से 200 लाशें जल रही है दिन भर में। आप ऐसे करके अगर पाटलिपुत्र पटना में देख लेंगे तो कितने सारे घाट हैं, बिहार में देख लेंगे तो 38 डिस्ट्रिक्ट के कितने घाट होंगे, देश में क्या स्थिति होगी। तो संतोष जी, एक चीज है कि एक IMA के एक डॉक्टर ने कहा कि मोदी इज अ बिग स्प्रेडर ऑफ कोरोना डिजीज। मोदी जो है कोरोना डिजीज को बढ़ाने वाले, सबसे स्प्रेड करने वाले में से IMA का वाइस प्रेसिडेंट ने कहा। जी, तो संतोष जी, आप इस कथन को, आप पार्टी से जुड़े हुए, आप सत्ता से जुड़े हुए, आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, ये तो इसमें कोई दो मत नहीं है। कोरोना काल में ही मोदी जी ने कह दिया था कि हमने कोरोना पर विजय पा लिया, और पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, और कह दिया कि कोरोना पर विजय पा लिया। हमने पूरे वैक्सीन को पूरे दूसरे देश में सप्लाई देने लगे, कहे कि हमने अपना देश में पूरा ही नहीं हुआ है और पूरे दूसरे देश को सप्लाई देने लगे। तो वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विफल रहे हैं कोरोना को रोकने में और जनता को सुविधा पहुंचाने में। इससे कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और नहीं, बिल्कुल मनीष जी, संतोष जी अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई को बयां कर रहे हैं, वो पार्टी से जुड़े हुए, सही बात।
लेकिन वो बिल्कुल सच्चाई बयां कर रहे हैं कि विफल रहे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी इसमें जो है बिल्कुल जो है विफल रहे, फेलियर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भले ही भाजपा एनडीए के लोग या उनके भक्तगण कुछ भी कह लें, लेकिन मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि केंद्र सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी जी इसमें फेलियर रहे। सुनील पांडे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये साफगोई से संतोष जी ने जो बात रखा, ये धन्यवाद। बहुत पार्टी अलग चीज है, लेकिन राष्ट्रहित और जनहित में बातें तो रखनी पड़ेगी। इनके माने भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जो अब मुखर होकर बोल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत पहले से बोल रहे हैं इस बात को जी। तो एक पार्टी विथ डिफरेंस जो कहा जाता था, वो चीज अब भाजपा में रहा नहीं। सत्ता के लिए लगातार सब चीज झूठ बोली जा रही है, कई बुराइयों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। और आप जो है 5 गुना ज्यादा लोग, झूठे आंकड़े आप पेश कर रहे हैं। मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुप नहीं सकता है। बिल्कुल सही, कोई छूट नहीं सकता है। आप झूठ बोलेंगे आप पकड़े जाएंगे, और आप पकड़े गए। आप झूठ बोले, आप लगातार आप पकड़े गए। आपके जो आईटी लॉबी है और आपके जो भक्तगण है वो कुछ भी कहें, लेकिन आप पकड़े गए। और ये मैं मानता हूं कि सरकार का ये फेलियर था और इसे स्वीकारना चाहिए था कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। मैं चुनाव प्रबंधन में मैं लगा हुआ था। आपने कुंभ मेले को आपने क्यों इजाजत दी? आपको पता था कि ये स्प्रेड करेगा, लेकिन आपने इजाजत दी। देखिए सवाल ये है, मालूम होगा मनीष जी, नीलांशु जी को मालूम होगा कि कुंभ, अगला जो मुख्यमंत्री था वहां का, वो कुंभ मेले का इजाजत नहीं दे रहा था, तो उसको हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री को बनाया गया कुंभ मेले के लिए। अभी जो तीरथ सिंह रावत आए संतोष से, सबसे मजाक की बात है, वे कहते हैं कि गंगा में नहाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। तो पूरे देश को गंगा में डुबो दीजिए ना। लाशें क्यों बह रहे हैं गंगा में? आदमी को डुबो दीजिए गंगा, पूरे देश को गंगा में डुबो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर गंगा में डुबोने से कोरोना खत्म हो जाए तो जो लाशें बह रही नहीं, आप जिंदे आदमी को बहा दी जाए, कोरोना खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये बेवकूफाना ये बयान दे रहे हैं कि बैठ के, ये समझ में नहीं आ रहा क्या बयान दे रहे हैं। कल भी दिखला रहा था कि ये संसार करने वाला बयान, इस तरह संसार करने वाला बयान। और मैं कल देख रहा था सुनील जी, मैं कल देख रहा था कि कल वो पूरे यूपी की स्थिति दिखलाई जा रही थी, और ये एक चैनल पे लिख रहा था अंधेर घर में, वो पूरा टाइटल ही अंधेर। संतोष जी, आपका विरोधाभास देख रहे हैं संतोष जी, कहीं फिर से तो अलग होने का कुछ चांस नहीं बन रहा है? उपेंद्र जी भी दिल्ली में घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक गतिविधियां चलते रहता है, और समय तो समय पार्टी अपनी निर्णय लेती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अभी मजबूती से हैं। नहीं, आप पार्टी में जदयू में होते हुए आप ये बयान दे रहे हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने इतनी साफगोई से बातों को रखा, आपने माना, और मैं बार बार मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ कि आपने बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखा। और मनीष जी, मुझे लगता है कि अब वक्त भी हम लोग के पास ज्यादा नहीं है। मनीष जी, बिल्कुल। तो सुनील जी आपका भी बहुत शुक्रिया, संतोष कुशवाहा जी बहुत शुक्रिया। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा मनीष जी की स्थितियां बहुत ही विकट थी, स्थितियां अभी भी विकट थी, स्थितियां अभी बहुत ज्यादा नहीं सुधरी हैं। थर्ड वेव आने की संभावना है, और सरकार जिस तरह से इसमें असफल रही, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इन मौतों की जिम्मेदारी, मौतों को जो तांडव हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम अगले मुद्दे के साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, सिर्फ सच में, क्योंकि हम सिर्फ सच दिखलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।